अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको आज की हमारी इस नई वीडियो में। और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच कज़ाफ़ी, जिसके हवाले से काफ़ी बात की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसके हवाले से मुतहर्रिक हैं, बात कर रहे हैं। इस सारे सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू अमर। अच्छा जी, वैसे तो मुझे पता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग मतलब बात कर कर के थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा कि एक चीज़ की शॉर्टली आप उस पे बात कर लें, हमने यकीनन बहुत बात की होगी। जो दूसरा मैच का जो रिज़ल्ट निकला है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि वो पिच रिज़ल्ट ओरिएंटेड था या हमने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, या उसमें आप समझते हैं कि वो इतना अच्छा पिच नहीं था और क्या वो वाकई उस पिच से हमने होम एडवांटेज लिया या ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज हो? देखिए, ये क्योंकि एक टेक्निकली क्रिकेटिंग क्वेश्चन है, तो इस पे आप पैट्रियोटिज्म को साइड पे अगर रख के देखें तो 5वें दिन की वो पिच कैसे अच्छी टेस्ट क्रिकेट की पिच हो सकती है जिसमें सिवाय पैच पे लगने के कुछ भी ना हो रहा हो। कि जब तक गेंद पैच से कोई अनइवन नहीं होगा या ब्रेक नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सो आई गेस कि पिच तो अच्छी नहीं थी, बिकॉज बैलेंस होना चाहिए बैट और बॉल के दरमियान। कोई स्लिप लगी मैच में, एक स्लिप लगी जब अजहर अली ने वाइड वाले बॉल को जाते हुए कुछ खेला, एक लगी जब अब्दुल्ला शफीक ने जोर से शॉट मारी कि मेरा 100 हो जाए और खींचे हुए बॉल को मारी। वरना ऑफ लेंथ बॉलर को कोई मूवमेंट नहीं मिल रही थी। जब तक रिवर्स नहीं होता था फास्ट बॉलर को कुछ नहीं मिलता था, ना नए बॉल पे ना पुराने बॉल पे। स्पिनर है तो 40 ओवर लग गए गेंद ब्रेक करते करते उनको कि यार कोई गेंद ब्रेक हो जाए, सही तरह कोई बीट हो जाए बैट्समैन, कोई एक आधा एज लग जाए। हमारे पास शाहीन है, नसीम शाह है, हमारे पास हारिस रऊफ है, सारे 140 प्लस पे बॉलिंग करते हैं, तो हम उनकी 140 की बड़ी बातचीत भी करते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा पिच बनाना चाहिए ना जिसपे वो कुछ करके दिखा सके, जिसपे उन्हें कोई मूवमेंट मिले, कोई हेल्प मिले ऑफ द पिच, कोई बाउंस हो, पेस हो उसके अंदर। जब पिच के अंदर ही कुछ नहीं है तो फास्ट बॉलर पिचाया करेंगे। इवन स्पिनर्स भी 40-40 ओवर तक उन्हें विकेट नहीं मिलती, फिर आखिर में जाके 2 आउट करते हैं और फिर जाहिर है उसी को उन्हें एंजॉय करना पड़ता है। राइट। अच्छा, कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। मैं वैसे जो माजी देखने के लिए कि हम पहले क्या कुछ करते रहे हैं, जैसे मैं देखा कि सिर्फ 8 मरतबा पूरी तारीख में 40 बार में से ऐसा हुआ है कि कज़ाफ़ी में स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट ली, और उसमें भी जो बहुत ज्यादा डोमिनेशन की है वो स्पिनर ने सिर्फ 2 मैचेस में किए। एक हमने इंग्लैंड के खिलाफ अब्दुल कादिर साहब ने जब 8 आउट किए थे, और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2002 में मैच हुआ था जिसमें स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था, गालिबन पॉल एडम्स ने 7 आउट किए थे। इसके अलावा कोई स्पिनर की क्लियर डोमिनेशन हमें नहीं दिखी है कज़ाफ़ी में। तो आपने चूंकि डोमेस्टिक भी बहुत खेली, आपका लोकल, आप लाहौर से भी हैं और इंटरनेशनल भी खेली है, तो कज़ाफ़ी को क्या डेलिबरेटली रिजल्ट ओरिएंटेड आइदर इन द फेवर ऑफ फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग बनाया जा सकता है? देखिए, मैंने इधर काफी क्रिकेट खेली है इंटरनेशनली, टेस्ट मैचेस भी इधर खेले। इंग्लैंड से हमने कज़ाफ़ी में टेस्ट मैच जीता था, आई वाज पार्ट ऑफ इट। इंडिया के खिलाफ मैच हमारा ड्रॉ हुआ था टेस्ट मैच लाहौर में, आई वाज पार्ट ऑफ इट। उससे पिछली सीरीज में इंडिया से पाकिस्तान ने टेस्ट जीता था लाहौर में, उसमें उमर गुल ने 5 विकेट्स लिए थे, फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया था जैसे आपने कहा। और जो 2 स्पिनर्स की आपने बात की ना, उसमें एक लेग स्पिनर जो वर्ल्ड क्लास थे, जिनको पिच रिक्वायर्ड नहीं होती थी कुछ इफेक्टिव होने के लिए, कादिर साहब को, और दूसरा दुनिया का पहला इतना अजीबोगरीब अनऑर्थोडॉक्स एक्शन था कि उसको शुरू में देख के कुछ बैट्समैन कुछ अरसा उन्हें लगता था उसको ठीक तरह खेल रहे हैं। सो किसी ऑर्डिनरी या नॉर्मल स्पिनर ने इस पे कोई कमाल नहीं किया हुआ। तो जब इसमें लाइफ होती है तो फास्ट बॉलिंग इफेक्टिव हो जाती है, जब इसको बनाया जाता है दूसरी तरह तो फिर ये सबके लिए जो है इसमें कुछ नहीं रहता। एक दफा शोएब अख्तर ने इस पे आउट किए थे, लेकिन वो कमाल का स्पेल था, वो सारा का सारा स्पेल ही जो था वो 150 प्लस था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस मैच में इंजी भाई ने 300 की इनिंग खेली थी। उस मैच में ट्रिपल सेंचुरी हुई थी। तो वो शोएब अख्तर की पेस थी जो आउट कर, इतनी पेस तो पाकिस्तान में किसी की या दुनिया में भी नहीं है अभी किसी की इतनी पेस। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्पेल यहाँ पे होने वाला है। तो अनलेस हम पिच में कुछ छोड़े स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स के लिए, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर कि कुछ ऐसा हो जाए जो हम सब चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, आप चूंकि इस हवाले से काफी नॉलेज रखते हैं, जैसे भी आपसे मेरी ऑफ एयर भी बात हो रही थी कि क्या ऐसा किया जा सकता है पिच को अगर आप इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने जाएं, यानी और आपके ख्याल में कि
क्या स्पिन के साथ हमारे स्क्वाड को देखते हुए हम ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं, या हमें पेसर फ्रेंडली विकेट बना के समहाउ जो पेसर को हेल्प करे हम इस मैच को जीत सकते हैं? देखिए, हम लेग स्पिनर खिला नहीं रहे, हम लेग स्पिन की बड़ी बात करते हैं और सुनते भी हैं। वी आर नॉट इवन ट्रस्टिंग आवर लेग स्पिनर जाहिद महमूद। हमने बात की उसके होते हुए, हमने कहा क्योंकि यासिर नहीं है, यासिर फिट नहीं है, तो फिर हम स्पिन विकेट नहीं बना सकते। तो जब इसका मतलब यह है कि यू डोंट नॉट ट्रस्ट कि नुमान बहुत अच्छा है, वो टीम आउट कर देगा, यू डू नॉट ट्रस्ट के साजिद कुछ कर देगा। और फिर आपने कहा कि हम फास्ट बॉलिंग की पिच इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर बड़े अच्छे हैं, तो अगर उनके हाथ पिच लग गई तो वो तो काम खराब कर देंगे, तो हम तो उनको मैच नहीं देना चाहते। सो अपने बॉलर का हम श्योर नहीं है और दूसरे के बारे में हम श्योर है कि ये हमें खराब कर सकते। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप चाहें, जब वंस टू टेक अ डिसीजन कि हम किस पिच पे काउंटर कर लेंगे, तो अगर आप ग्रीन पे खेलना चाहते हैं तो आप पानी लगा के कुछ दिन पहले से उसको ग्रीन रख सकते हैं, उसमें मॉइस्चर छोड़ सकते हैं जिसपे फास्ट बॉलिंग इफेक्टिव हो। अदरवाइज अगर आप स्पिन बनाना चाहें तो आप पानी मत दें, आप उसको ड्राई होने दें, उसकी जो टॉप सरफेस है उसको थोड़ा एब्रेसिव, थोड़ा रफ छोड़ दें और उसकी टुकड़ी को ड्राई और छोटी छोटी रहने दें ताकि वो टूटे, उस पर रिवर्स स्विंग भी हो, उस पर ब्रेक भी हो। और कंडीशंस, धूप की इतनी स्ट्रेंथ है आजकल, इतनी गर्मी पड़ रही है और बादल का कोई टुकड़ा नजर नहीं आता, तो आप बना सकते हैं। बट आपको खुद डिसाइड करना है कि हम किस पे खेल लेंगे। जब आप हर चीज से खुद ही पुल बैक कर लेते हैं तो फिर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और फिर आप यू लैंड इनटू अ जोन जहां पर फिर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता। सही, बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड, आपसे पूछते हैं कि जो ये तीसरा मैच है, खैर ये डिपेंड भी करेगा पिच के ऊपर बहुत ज्यादा। पाकिस्तान एग्रेसिव क्रिकेट की बात करता है, तो आपको लगता है कि फहीम अशरफ एज अ थर्ड पेसर, अगर आपने 20 आउट करने, लोग कहते हैं 20 आउट करके ये मैच जीतेंगे, तो फहीम अशरफ एज अ थर्ड पेसर बनते हैं टीम के अंदर? आपके पास जहां पर नसीम शाह और हारिस, चले हारिस तो बिल्कुल नए हैं, फिर भी एज एन ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इन कंडीशंस को देखते हुए क्या आपको लगता है कि फहीम को थर्ड पेसर के साथ एज एन ऑलराउंड ऑप्शन ही जाना चाहिए, या हमें एक स्टेप और आगे हम किसी पेसर या स्पिनिंग विकेट और एक एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाएं? आप क्या कहते हैं, क्या बेहतर हो सकता है कॉम्बिनेशन? मेरा ख्याल है कि जिस तरह का माइंडसेट प्रिवेल कर रहा है उसमें फहीम ही फिट बैठते हैं कि यार चलो बॉलिंग भी कर लेगा, थोड़ा बहुत रिवर्स भी कर लेगा, अगर ऊपर से कोई आउट हो गया तो थोड़ी बैटिंग प्रोलॉन्ग हो जाएगी। माइंडसेट इस तरह का है। देखिए, 4 पेसर जब आप खिलाते हैं या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं ना, तो आपकी इंटेंशन होती है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी है, क्योंकि आप समझते हैं कि पिच में फास्ट बॉलिंग के लिए मदद है। तो यहाँ तो ऐसी पिचेज हैं और मौसम ऐसा है और 2-2 स्पिनर के साथ टीम खेल रही है, तो हर टीम चाहती है कि चौथी इनिंग में वो बॉलिंग कर रही हो, तो फिर आप कैसे एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ जा सकते हैं जबकि आपकी टेंशन टॉस जीत के बैटिंग करने की हो? तो वो तो रूल आउट कर दें आप ऐसी चीज को कि एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डलेगा। ये जिसने टॉस जीतना है उसने पहले बैटिंग करनी है ताकि उसके जो 2 स्पिनर है वो आखिरी दिन जो है ना रफ पैचेस को यूज कर सके। तो ऐसी पिच पे टॉस बड़ा वाइटल हो जाता है। और दूसरा वही है कि एक हेयर एंड देयर वाला नहीं, एक जेनेरिक सा बैलेंस लेके सारी टीमें चलती हैं, क्योंकि पिच ऐसा है जिसपे कोई हतमी तौर पे पता नहीं है कि कोई एक स्टार्क जैसा, कमिंस जैसा एक स्पेल लग गया, पाकिस्तान ने बड़ी लंबी फील्डिंग के बाद थोड़ी सी 2-3 गलत शॉटें मार दिए, कोलैप्स हो गया। लेकिन उसके अलावा अगर दोनों टीमें पहली इनिंग बड़ी खेल देती हैं इन पिचेस पे तो फिर तो रिजल्ट आता ही नहीं है, बहुत एक दूर की बात लगनी शुरू हो जाती है। सो अगर कुछ एक्सेप्शनल कर दिया किसी बॉलर ने तो वी माइट सी समथिंग एल्स, बट अदरवाइज इट इज ऑल डिपेंडिंग कि पिच कैसा बनाया। मैंने खुद देखा नहीं है, अगर शक्ल देखी होती तो मैं आपको जरूर बताता कि मेरे ख्याल में ये क्या हो कर सकती है ये पिच। राइट। जो अभी हमने वैसे थोड़े से जो पिक्चर्स आई थी, अब आई डोंट नो कि इसकी फाइनल शेप क्या होगी, उसमें थोड़ा घास नजर आ रहा था, हल्का घास नजर आ रहा था पिच के ऊपर। वो जिस घास की आप बात कर रहे हैं ना, वो बिजनेस एंड पे नहीं है, वो सेंटर में है पिच के। वो घास इफेक्टिव होता है लेंथ पे, जहां पे कोई ड्राइव मारने जाए तो वहां से बॉल सीम हो, और ठीक है, ये है सेंटर में, आगे से दोनों तरफ बेयर है पिच। सो जो बिजनेस एरिया है वहां पर घास नहीं है, जहां पर घास है वहां पर यह है कि जो सेंटर से जरा चलो बॉल शायद कोई एक आधा निकल जाए, कोई बाउंसर को मारने जाए, कोई एक आधा बॉल तेज आ जाए। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल, जितनी धूप पड़ी है ये घास भी आपको कल तक परसों तक येलो होता नजर आ जाएगा, थोड़ा तो है बेचारा पहले ही। आप उसकी साइड वाली पिच देखें ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितना घास से अवॉइड किया गया, कि साथ भी घास नहीं है उसके, ड्राई बिल्कुल दोनों तरफ जो है छोटी छोटी टुकड़ी, और लगता है कि
मतलब एक ग्रीन पिच या मॉइस्चर वाले के ना साथ वाले पिच भी जो होते हैं ना, उस पे आपको नजर आ रहा होता है कि पानी लगा हुआ है पिचेस पे। इसकी दोनों साइडें भी ड्राई हैं बिल्कुल सही। तो ये वाला घास मुझे नहीं लगता कोई इफेक्टिव होगा। राइट सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारा रिकॉर्डिंग टाइम भी मुकम्मल हो गया है। चल, थैंक यू जी आरिफ, थैंक यू अमर, अल्लाह।